Hello student and welcome to the 25th lecture for class 9th mathematics Foster and myself is तवीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है that is called linear equation in one variable in two variable sorry लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हम क्लास 8th में करके आए हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर है, राइट। और इसकी जो थियोरेटिकल चीज़ें थी वो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि किस तरह ये चैप्टर थियोरेटिकली इसके अंदर क्या क्या थ्योरी है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर ये दो वेरिएबल के वाली लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा था, काफ़ी डिटेल में देखा था, राइट। जैसे कि अगर सपोज करो कि x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में समझाया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ये डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू आप क्या क्या लेते हो। सपोज करो कि मैंने वाई की वैल्यू ली है आपके लिए, सपोज करो 1 ली है तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 ली है तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। वाई की वैल्यू -1 ली है, ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये दो 3 सॉल्यूशंस हैं और इसको लिखने का तरीका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे इसको। यानी सॉल्यूशन एक 9,1 आ जाएगा, एक आ जाएगा 6,0। यानी पहला सॉल्यूशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन तीसरा सॉल्यूशन 3,-1 आ जाएगा। दीज आर द सॉल्यूशंस, है ना। ऐसे कितने सॉल्यूशंस बनते हैं किसी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करी थी, फिर हमने ग्राफ पे इसको प्लॉट करके भी देखा था। तो आज भी वही काम करना है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले अपन कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ओके। सो जैसे कि अगर अपन एक क्वेश्चन करें, कि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अब उसको जैसे ही मैं क्वेश्चन पुट ऑन करूँ, आपका क्या काम होता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if x is equals to 4, if x is equals to 4 and y is equals to -3, x is equals to 4 and y is equals to -3 is a solution of the equation, is a solution of the equation px plus y is a solution of the equation px plus y is equals to 9, px plus y is equals to 9। हमें तो p की वैल्यू बतानी है अगर x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो यानी क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर सॉल्यूशन होती है स्टूडेंट, तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, राइट। यानी x इज इक्वल्स टू 4 है एंड y इज इक्वल्स टू -3 है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4, -3, ठीक है। तो 4, -3 if solution of the given equation, if solution of the given equation, then it must satisfy the equation, then it must satisfy the given equation। तो इसको आप चीज़ को याद, सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो ये चीज़ आपको पहले गिवन इक्वेशन, ये चीज़ पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अगर 4, -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो x की जगह 4 और y इक्वल्स टू -3 पुट करने पे इस इक्वेशन में इक्वेशन ट्रू रहेगी। तो अपन पुट कर देते हैं। तो x की जगह हमने पुट किया 4 एंड y की जगह हमने पुट किया -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पी, डेट इज 4p, और प्लस इंटू -3, तो -3 इज इक्वल्स टू 9। अब -3 को अपन RHS में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4p इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू 12 एंड p इज इक्वल्स टू 12/4 डेट इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या आ रहा है, p की वैल्यू 3 आ रही है। दिस इज कॉल्ड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना, कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लगेंगे ना। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि आपको बताना है वेदर check whether 3 -2 is a solution of the equation, is a solution
is a solution of the equation 4x minus 5y 4x minus 5y is equals to 7। तो आपको ये बताना है चेक करके कि इसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा स्टूडेंट। तो लेट अस ट्राई टू सी कि ये इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस इक्वेशन के, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो उसमें से एक सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट कर सकता है क्या? कौन सा? 3 कॉमा माइनस 2। तो चेक कर लेते हैं 3 कॉमा माइनस 2 को रख के। तो 4 इंटू 3 रखेंगे एंड 5 इंटू माइनस 2 रखेंगे इज इक्वल्स टू 7। तो ये आ रहा है आपके पास 12 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये 12 प्लस 10 हो रहा है और ये 7। तो ये आपके पास आ रहा है 22 इज इक्वल्स टू 7। तो ये ट्रू है क्या? नहीं, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो अगर ये नॉट ट्रू है तो अपन आंसर क्या बोलेंगे? नो, 3 कॉमा माइनस 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7। अगर ये सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट तो 3 कॉमा माइनस 2 क्या करता है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एकदम इजीली होने चाहिए। इससे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ये तो जस्ट एक तरह का एक रीकैप है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन of the equation 2x minus 3y is equals to 6, 2x minus 3y is equals to 6। यानी इसके वैसे तो आप कितने सॉल्यूशन बता सकते हो इस इक्वेशन के? 2x minus 3y के कितने सॉल्यूशन बता सकते हो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता सकते हो। लेकिन हमें कितने बताने हैं? हमें 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं। तो कभी भी याद रखो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने के लिए हम क्या बना लेते हैं? बॉक्स। तो हमें कितने सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे इसमें स्टूडेंट? तो बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे? 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक तो एक्स वाई की वैल्यू रखने के लिए और 3 जो गिवन एक्स वाई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम इसमें 4 बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमारे पास गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन आते रहे। तो अब हम इसमें सॉल्यूशन को बता देते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया है और इसमें हमने रखा x और ये रखा y। तो ये हमारे पास जो आपके पास सॉल्यूशन बनेंगे, तो इसमें ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, ये सेकंड सॉल्यूशन होगा और ये थर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, इस तरह से सॉल्यूशन बन रहे हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को RHS में ले जाओ, यानी इसको लिख लो 6 प्लस 3y और इसको हम 2 से या 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, बेसिकली 2 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है क्योंकि 2 के मल्टीपल ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली 3 के मल्टीपल में। जैसे आप 1 to 10 के अंदर 2 के मल्टीपल्स काउंट करोगे तो 5 आते हैं और 3 के मल्टीपल काउंट करोगे तो 3 आते हैं। तो ये बेटर है कि आप उसको 2 का मल्टीपल बना लो, राइट, 2 का डिविजिबल फॉर्म में लेके जाओ। अदरवाइज आप चाहते तो y इक्वल्स टू भी समथिंग कर सकते थे, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख दो। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख ही रहा है कि एक सोल्यूशन अपने को दिख रहा है कि y की वैल्यू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे। तो 6 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। बात समझ रहे हैं? तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 3 आ रही है। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। और क्या सोच सकते हैं? और ये सोच सकते हैं कि अगर अपन इसके अंदर y की वैल्यू -2 रखें, जैसे कि y की वैल्यू अगर आप -2 रखते हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 -6, तो 6 -6 0 हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू एक आ रही है, 0 आ रही है। यानी जब x 0 है तो y -2 है और जब y 0 है तो x 3 है। ऐसा एक सॉल्यूशन आ गया, है ना। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि यहाँ पे आप y की वैल्यू रख दो 1 रख के देख लिया। तो 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 9/2 हो रहा है। तो 9/2 तो एक रैशनल नंबर आ रहा है तो हम वो अवॉइड करेंगे, है ना। फिर y की वैल्यू 2 रख के देख लिया, 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 6 कितना होता है? 12, 12 डिवाइडेड बाय 6 6 हो रहा है। तो y की वैल्यू 2 रखना ज़्यादा अच्छा है। तो y की वैल्यू 2 रख के देखी, तो y की वैल्यू जैसी 2 रखी तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 6 6। तो ये आ गया तीसरा सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए इसके हमारे पास टोटल 3 सॉल्यूशंस आ गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकाले हमने? 3,0 एक सॉल्यूशन आया, 0,-2 एक सॉल्यूशन आया और 6,2 एक सॉल्यूशन आया। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वैसे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसी 3 सॉल्यूशन को अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दोगे, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, तो क्या बन जाएगा हमारे ग्राफ ऑफ द
इक्वेशन आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको करना आता है। जैसे कि एक आध वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ों को। तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि एक लेते हैं, सपोज करो वर्ड प्रॉब्लम कैसी होती है वो देखते हैं। ए पर्सन हैज़ ₹300, ए पर्सन हैज़ ₹300 विथ हिम। ठीक है, and he buys 5 kg, he buys 5 kg apple sorry, he buys 5 kg of apple, 5 kg of apple at the rate of rupees x per kg, rupees x per kg, and 4 kg of oranges, and 4 kg of oranges, 4 kg of oranges at the rate of rupees y per kg, rupees y per kg। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। उससे पहले ये कर देते हैं, एंड ये सब खरीदने के बाद उसके पास कुछ भी मनी नहीं बचता है, एंड हैज़ नो मनी लेफ्ट, हैज़ नो मनी लेफ्ट यानी सारा ही खर्च कर देता है। राइट द स्टेटमेंट, राइट द इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट द इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट का क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेरे से ये टिप्स ले लो कि सबसे पहला काम जो वर्ड प्रॉब्लम में हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को जो गिवन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर। जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है ना, जिसे आप नोटिस कर रहे हो कि ए पर्सन हैज़ ये ही बाइज ये है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है स्टूडेंट, हम इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन कभी लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती है या कभी कुछ और इक्वेशन नहीं बन सकती है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में, 11th क्लास में। लेकिन फिलहाल हमारी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन ही बनाएगा, है ना। तो जैसा जैसा क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसा जैसा क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाता है, वैसे वैसे उसको इन्फॉर्मेशन को आप फॉलोइंग द स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते चले जाओ, है ना। अब जैसे ये कह रहा है कि पर्सन हैज़ 300 रुपीज़ विथ हिम, तो टोटल मनी कितना है पर्सन के पास, ये पहली इन्फॉर्मेशन आग हमने हमारे पास है। तो टोटल मनी जो खर्च करेगा वो कितना है उसके पास, ₹300, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। ही बाइज 5 kg एप्पल, है ना, तो एप्पल्स इसने कितने खरीदे हैं, एप्पल्स इसने खरीदे हैं 5 kg, तो हम एप्पल्स को लिख लेते हैं। तो एप्पल्स इसके पास आएंगे 5 kg। ठीक है, और 1 kg एप्पल की रेट कितनी है, ₹x पर kg। तो 1 kg एप्पल कॉस्ट, 1 kg कॉस्ट कितनी है, ₹x। ठीक है, इसी तरह ऑरेंजेस कितने खरीदे हैं इसने, ऑरेंजेस इसने खरीदे हैं 4 kg, तो हमने ऑरेंजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख ली, ऑरेंजेस इसने खरीदे हैं 4 kg। ठीक है, और 1 kg की कॉस्ट कितनी ऑरेंज की, यानी 1 किलो अगर ऑरेंज लेंगे तो कितना आ रहा है, ₹y। तो 1 kg कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹y। अब मुझे बताओ कि सब कुछ इसने खर्च कर डाला तो कुछ भी पैसा नहीं बचा, यानी टोटल मनी इसने खर्च कर डाला। तो अगर 1 kg की कॉस्ट ₹x है, तो व्हाट इज द 5 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल। भाई 1 kg की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 2 kg कितनी हो जाएगी, 2 × 10। 3 kg कितनी हो जाएगी, 3 × 10। अगर 1 kg की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी, 2 × 10। 3 kg की कितनी हो, 3 × 10। इसी तरह 1 kg की कॉस्ट अगर ₹x है तो 5 kg कितनी हो जाएगी, 5 kg की हो जाएगी 5 × x। तो ये कितना आ जाएगा, ₹5x। 5 × x कितना होता है, ₹5x। और इसी तरह अगर आप 1 kg की कॉस्ट इसमें ₹y है तो 4 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 kg की कॉस्ट हो जाएगी 4 × y, डेट इज ₹4y। अब यही इसने टोटल खर्च किया, यानी 5x रुपीज़ और 4y रुपीज़ इसने टोटल खर्च किया है। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे, यानी टोटल लगा लेंगे इसका, है ना। तो ये टोटल मनी कितना स्पेंड किया है, 5x रुपीज़ तो एप्पल खरीदने में स्पेंड किया है, प्लस 4y मनी इसने ऑरेंजेस खरीदने में स्पेंड किया है। ये किसके बराबर आना चाहिए, ₹300 के। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये हमारा गिवन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द आंसर, दिस इज द लीनियर इक्वेशन हैज बीन फॉर्म्ड। भाई टोटल मनी उसके पास 300 रुपीज़ था, उसने 5 kg एप्पल खरीदे हैं रुपीज़ एक्स की रेट से, और इसने और दूसरा क्या खरीदा है, दूसरा उसने खरीदा है 4 kg ऑरेंजेस खरीदे हैं जो कि लाई कर रहा है रुपीज़ वाई की रेट से। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, एप्पल में इसने खर्च किया 5x रुपीज़ और ऑरेंजेस इसमें खर्च किया 4y रुपीज़। तो ये कितना हो गया टोटल मनी, टोटल मनी 5x + 4y 300 रुपीज़ हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, फिर हम एनसीईआरटी को भी आएंगे पहले, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस मैं करा देना चाहता हूं ताकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए कि किस तरह से अपन हिंट लेते हैं क्वेश्चन के लिए। सपोज करिए कि एक वर्ड प्रॉब्लम देता हूं, राम इज 3 times as old as his son, as old as his son, राम इज 3 times as old as his son। ठीक है, and 5 years later he shall be 2.5 times 2.5 times as old as his son, as old as his son। यानी 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना अपने सन की एज के बराबर, है ना। टेकिंग राम एज या राम्स एज एज x years and his son age as y years, ओके, एज y ईयर्स। तो ये y आपका वेरिएबल है यहाँ पे। राइट द लीनियर इक्वेशन सो फॉर्म्ड, यानी इस इंफॉर्मेशन से जो लीनियर इक्वेशन बनती है उसको लिखना है। राइट द लीनियर इक्वेशन सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले ये चीज़ तो आप ले सको, एज रिलेटेड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन होती है उसको हमें कलेक्ट करना होता है ना। एज रिलेटेड क्वेश्चन में जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें कलेक्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज करिए कि योर एज, अगर आपकी एक लड़का है, सपोज करो राम है, सपोज करो राम ही है, ठीक है ना। उसकी एज आज 15 साल है, सपोज करो ये प्रेजेंट एज है ना। आज उसकी एज कितनी है, 15 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल इसमें ऐड कर दोगे, है ना, 15 + 5 हो जाएगी। आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एज ये हो जाएगी। और अगर मैं बोलूँ कि 5 ईयर्स अगो इसकी एज कितनी रही होगी, 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले, तो जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, है ना। तो ये आपकी इसकी पास्ट के अंदर एज हो जाएगी और ये इसकी फ्यूचर के अंदर एज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे x लिखा होता, राम एज अगर x है, सपोज करो यही चीज़ के अंदर अगर मैं लिख देता x, ठीक है, और मैं कह रहा 5 साल बाद इसकी एज कितनी होती है, तो उसकी होती है x + 5, और 5 साल पहले कितनी होती है, तो उसकी होती है x - 5। यही फ़र्क है बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन में ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन अब देखो अगेन वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप वही चाहो तो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो एक बार, और फिर जब आप वापस से ऑन करो, प्ले करो, तो आप देखो कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई, हम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, हमसे क्या दिक्कत आ रही थी, क्या मिस्टेक हो रही थी। तो ये ही इस तरह से हम अपने एनालिटिकल स्किल को डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं क्या है। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि राम इज 3 times as old as his son, ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है। यानी जो राम है, जो भी है राम, और एक सन है, ठीक है ना। तो राम और सन की एज में रिलेशन क्या है, तो राम इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, यानी राम इज इक्वल्स टू 3 times, यानी 3 times का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 3 times द एज ऑफ हिज सन। यानी अगर सन की एज, मान लो अगर सन की एज 3 ईयर्स है, अगर सन की एज 3 ईयर्स है तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 9 ईयर्स। अगर सन की एज 4 ईयर्स है तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स। 3 times है ना, सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो राम की एज मिल जाएगी। कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी है। अगर सन की एज 20 ईयर्स है, सपोज करो सन की एज कितनी है, 20 ईयर्स, तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स। ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेकिंग राम एज एज एक्स, तो राम की एज इन्होंने कितनी मानी है, एक्स मानी है, तो हमने राम की जगह एक्स लिख दिया। एंड हिज सन एज एज वाई, तो सन की एज की जगह क्या लिख दिया, वाई, तो 3 × y कितना होता है, 3y।
तो ये क्या हो गई, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। टेकिंग राम एज एज एक्स एंड हिज सन एज एज वाई ईयर्स, तो ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन, तो ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकते हैं, इधर ये लीनियर इक्वेशन, एक वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। दूसरी इन्फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेटमेंट से आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स लेटर, तो अगर प्रेजेंट में एज राम की क्या है, एक्स ईयर है और सन की वाई ईयर्स है, तो 5 ईयर्स लेटर राम की एज कितनी हो जाएगी, राम एज आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। तो राम की एज 5 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ये x+5 आ जाएगी। और सन एज 5 ईयर्स आफ्टर ये कितनी हो जाएगी, ये भी y+5 हो जाएगी। अब 5 साल बाद की एज का रिलेशन इन्होंने यहाँ पे गिवन किया हुआ है ना। अगर आप गौर से देखो तो 5 साल बाद ही शैल बी का मतलब क्या होता है कि राम, ही शैल बी, और शैल बी का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो राम यानी राम को आप इक्वेट करोगे, ही शैल बी x+5, ही शैल बी का मतलब इक्वल्स टू, ही शैल बी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स कितना होता है 5/2, 2.5 भी बोल सकते हो, 5/2 भी बोल सकते हो, है ना। तो 2.5 टाइम को हमने लिखा 5/2, 2.5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, एज ओल्ड एज हिज सन, तो उस जमाने में जो सन की एज होगी उसका 2.5 टाइम्स, तो उस जमाने में यानी 5 ईयर्स आफ्टर सन एज कितनी है, y+5, तो 5/2 टाइम्स y+5, ये बनेगी इन्फॉर्मेशन। इसको आप चाहो, ये देखो हमने जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 5 इंटू वाई 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस, और 10 उधर जाएगा RHS में, तो 25 माइनस 10 तो +15, ये आपकी सेकेंड इन्फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व कर लें तो हमें शायद x और y की वैल्यू भी पता चल जाएगी, यानी सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, है ना। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है ना। हमेशा याद रखो जितनी इक्वेशंस होती हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी, जितने वेरिएबल्स किसी इक्वेशंस में होते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं। अगर आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए होती है, वैसे तो इन्फिनाइट वैल्यू होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है, हमें सॉल्व करना है सॉल्यूशन को, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि इसको 2 इक्वेशन आ रही है हमारे पास। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है हमारे पास, ये जो इक्वेशन सॉल्विंग है क्लास 10 का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक ये क्वेश्चन ले लिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब अगर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के अगर अपन सेकंड इक्वेशन में पुट करें, ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नोटिस करें, x की वैल्यू यहाँ पे 3y है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 3y पुट करते हैं। तो x हमने 3y पुट किया, 2 टाइम्स 3y इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 3 6y, और 5y को LHS में लेके जाओ तो 6y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है, y कौन है, सन की एज, वो कितनी आ रही है, 15 ईयर्स। और राम यानी सन की एज कितनी आ रही है, सन की एज हो रही है 15 ईयर्स। अगर सन की एज स्टूडेंट 15 ईयर्स है ना, ये सन की एज अगर 15 ईयर्स है, तो राम उसका तो 3 टाइम्स था, तो राम की एज कितनी हो जाएगी, राम की एज हो जाएगी, राम उसके फादर की एज यानी 3 टाइम्स 15 दैट इज 45 ईयर्स। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बात समझ लो। अगेन इस क्वेश्चन को एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो राम की एज को x माना हुआ है, सन की एज को हमने y माना हुआ है, तो राम यानी x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y, ये हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन 5 ईयर्स लेटर, तो 5 ईयर लेटर राम की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और सन की एज भी कितनी हो जाएगी, y+5। तो 5 साल बाद जो राम की एज है यानी हिज एज यानी x+5 इज या शैल बी 2.5 टाइम्स, यानी 5/2 भी होता है, 2.5 2.5 होता है 2.5, तो 5/2 टाइम्स हिज सन एज, तो 5/2 यानी y+5 हो रही। इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लिया। और बाकी मैंने ये बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दी। जैसे कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3y, ये वैल्यू हमने उठा के कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी है, ठीक है ना। तो इस x की जगह हमने क्या रखा है, 3y रख दिया, क्योंकि x किसके बराबर है, 3y के बराबर है, तो हमने पुट कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 45 ईयर्स, और यानी राम की एज, और y की वैल्यू आ जाएगी 15 ईयर्स। तो ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है
इसमें इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, और तो उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया है। ठीक है ना, अगर दो इक्वेशन बन जाती किसी तरह, तो दो इक्वेशन को बना के अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, और आई थिंक ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास से अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन देता हूँ, शो दैट एंड शो दैट द पॉइंट्स, show that the points A, that is 1 comma 2, B minus 1 comma minus 16, and C 0 comma minus 7 lie on the graph, of the linear equation lie on the graph of the linear equation y is equals to 9x minus 7, y is equals to 9x minus 7। देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि y is equals to 9x minus 7 एक लीनियर इक्वेशन है, y is equals to 9x minus 7 जो लीनियर इक्वेशन है उसके ग्राफ के ऊपर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट उसके ग्राफ पे लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैंने लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि कोई भी पॉइंट अगर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे अगर मेरे से ये बोला जाए कि इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो अगर ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाइड होता है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके देखो, एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करके देखते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 9 माइनस 7 डेट इज 2। बात समझ रहे हो, तो इसी तरह ये पॉइंट लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ग्राफ पेपर बना के हमें दिखाना है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, ग्राफ पेपर बनाने के ग्राफ में हम इसको पॉइंट्स को बना लेते हैं, और पॉइंट्स बनाने के लिए एटलीस्ट हमें कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए, 2 तो चाहिए। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कम से कम 3 सोल्यूशन निकाल लिया करो। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये जो 3 सोल्यूशन हैं इसको हम ऐसा करते हैं कि एक लाइन में यही वैल्यूज ले लेते हैं, है ना। जैसे कि एक्स और वाई अपन ने लिया सॉल्यूशन के तौर पे, तो जैसे कि अगर मैंने वाई की एक्स की वैल्यू रखी मैंने, चलो एक वैल्यू ले लेते हैं अपन, एक्स की वैल्यू 1 रखी, है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये तो सॉल्यूशन हो रहा है, यानी ये तो इस लाइन पे इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इसकी लाइन पे लाई करेगा, जो भी इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी उस पर लाई करेगा, है ना। फिर अपन ने एक और ले लिया, सपोज करो कि एक्स की वैल्यू 0 ले ली, तो वाई की वैल्यू -7 आ रही है। सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू 2 ले ली, तो 9 2 18, 18 माइनस 7 कितना होता है, 18 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 9 आ जाएगा। 18 माइनस 7 कितना होता है, 5 और 6 11 आ जाएगा। 18 माइनस 7 11 आ जाएगा, काफ़ी बड़ा आ जाएगा, है ना। तो इसको रखना है या नहीं रखना, तो रख ही लेते हैं, ऐसा करते हैं फिलहाल के लिए, है ना। और कुछ पॉइंट अपने पास है क्या, और तो कोई पॉइंट नहीं है, तो एक पॉइंट वापस से ही ले लेते हैं, 0 माइनस 7। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 आ रही है। और एक ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। 9 2 18 माइनस 7 11, तो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। तो इन 3 पॉइंट से अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो 3 पॉइंट क्या है, 1 2, 0 -7 और 2 11। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ग्राफ पेपर में ये सॉल्यूशंस को बनाते हैं, और फिर अपन चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट कैसे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ रखा है यहाँ पे, और इन पॉइंट्स को फिर अब बनाने के लिए हमने पॉइंट्स को मार्क किया, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे जा रहा है। और इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड ये -8, फिर ये आ रहा है 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और ये आ रहा है -1 -2 -3 -4। ठीक है, पहला पॉइंट है 1 2, तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे गए पॉजिटिव एक्सिस से, फिर 2 यूनिट वाई एक्सिस पे गए, तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट, ये मार्क कर लिया। दूसरा पॉइंट है 0 -7, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे होता है, तो -7 यानी नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये -5 आएगा, ये -6, ये -7, तो ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, 2 11,
यानी एक्स कोऑर्डिनेट को 2 रखो, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 11, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर 9, यानी कहीं ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ऊपर आएगा, तो मैंने शायद मिस्टेक कर दी है। ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, एक पॉइंट तो ये हो गया, और 2,11 कहीं ऊपर आएगा, इतना ऊपर। ग्राफ में भी जगह नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ज्वाइन करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, आप लंबा सा ग्राफ बनाना, तो जब ये इक्वेशन ज्वाइन होगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये पॉइंट जो है इस ग्राफ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से बनाओगे ना स्केल से, तो मेरे पास स्केल नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर, तो दिक्कत हो जाती है। तो अगर अपन इसको ज्वाइन करके ऐसे बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो यही वो 3 पॉइंट है ना। एक तो ये ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और एक आता है आपका कौन सा पॉइंट था, -1,16, यही पॉइंट था -1,16, यानी एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो वाई की वैल्यू 16 आ रही होगी, यानी एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो ये नीचे जा रहा होगा, ये कहीं यहाँ पे आ रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो -1,16 भी इस पे लाई कर रहा होगा, ये रहा -1,-16। तो इस तरह से ग्राफ पेपर, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया कि इसका ग्राफ अपना आउट ऑफ द रेंज आ रहा है, यानी ग्राफ के बाहर भी जा रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा बड़ा ग्राफ है तो वहाँ पे आप इसको बना सकते हो सेंटर में रखते हुए। कोशिश ये करना कि सारे कोऑर्डिनेट्स यानी 1670 तक आप दोनों तरफ ले लो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 1670 तक मार्क कर लो, तो आपका इजीली बन जाएगा होपफुली। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ग्राफ एंड सॉल्यूशन एंड द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड। आज हमने थ्योरी के नाम पे कुछ पढ़ा नहीं है, जस्ट जितना हमने पढ़ा तो उसके बेसिस पे थोड़ा करके एग्जांपल्स देखे हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उस क्लास के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और शायद होपफुली हमारे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स, कि जो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट्स हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम टू बी आस्क्ड। ओके, आप कैसे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर पर्सनल जूम सेशन ऑल्सो। आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प you out in any kind of your situation. Thank you for listening for today's lecture. We will try to meet in our next lecture. Okay, till then take care, be happy, be safe, bye.